स्टूडेंट्स जी ये ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि आप लोगों को जो है स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी ऑडियो आवाज़ आ रही है। कोई भी स्टूडेंट है वो चैट के अंदर बता दें। अच्छा आज हमने थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट किया। आज आप लोगों का पहला रोज़ा है, ठीक है। आप लोगों को सबको जो है रमज़ान मुबारक हो, ठीक है। और ये है कि आज की जो आपकी लैब है ये लैब 12 एंड 13 जो है ना ये मैनुअल की मर्ज हुई हुई है। छोटी सी लैब है, इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। असल जो इम्पोर्टेंट है, बाकी हम जो है जो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों के आगे इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि आप लोगों को जो आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में ये बात बता दी थी ना आप लोगों को कि आप लोगों का जो लैब एग्जाम होगा वो किस डेट को होगा और क्या टाइमिंग वगैरह होगी। बताते मुझे ज़रा, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी। अच्छा नहीं बताई, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों का जो लैब एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट अपकमिंग वीक के अंदर जिस टाइम पे आपकी लैब होती है उसी में मैंने उसी के अंदर यानी कि ये जो नेक्स्ट आपका वीक आ रहा है 19 से लेकर 25 तक का, ठीक है। इस 19 से 25 तक के वीक के अंदर आपकी लैब एग्ज़ाम होगा। हर जितनी भी लैब है उनका उनकी ही लैब के टाइमिंग्स के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे हमारी होती है वेंसडे को, तो वेंसडे का मतलब है 21 को हमारा लैब एग्ज़ाम होगा सेम टाइमिंग के ऊपर। जो आपकी लैब की टाइमिंग होती है, लैब की टाइमिंग क्या होती है 8:40 टू 11:40, ठीक है। तो 8:40 के ऊपर आपका LMS के ऊपर असाइनमेंट अपलोड होगा। 2 आवर्स का आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है। 2 आवर्स के अंदर आपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना होगा। बाकी लास्ट का जो 1 आवर होगा उसके अंदर आपने क्या करना होगा, उसके अंदर आपकी सबमिशन की मार्किंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका लैब एग्ज़ाम होगा। बस इसको आप लोग ध्यान में रखें। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स कवर की हैं उन तमाम से रिलेटेड आपका ये लैब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पहले पेपर पढ़ा रहे थे सर्वकाश, उस हिसाब से आप लोगों की अभी तक जो लैब्स ग्रेडेड है ना वो हैं जो आपने सबमिशन दिए हैं वो, अगर हम मैनुअल के हिसाब से ना जाएं कि लैब 12 और 13 को छोड़ें, हम देखें कि आपकी ग्रेडिंग किस हिसाब से हुई हुई है। तो उस हिसाब में ग्रेडिंग हुई भी तो है, लेकिन आपने सबमिशंस कितनी दी हैं आज तक, अगर हम उस हिसाब से देखें तो एक हर वीक में आपने ज़ाहिर सबमिशन दी है 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 8 तक तो आपको सर ने सर्वक्लास ने करवा दिया। उसके बाद 9 से मैं आया हूँ, तो फिर 9th वीक के अंदर मेरी लैब थी तो आपकी उसकी सबमिशन थी। फिर 10th, फिर 11, फिर 12, ठीक है, और 13। तो हमने लास्ट जो लैब की थी उसके अंदर हमने 13 आपकी सबमिशन आ गई है मेरे पास, यानी कि 13 लैब्स की आ गई है। अब आज जो हम लैब करेंगे इसके बाद आपकी 14 लैब्स की मेरे पास सबमिशन आ जाएगी। तो होता यही है कि 14 के अंदर से बेस्ट 12 आपकी सेलेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपको लगता है कि पहले ही बेस्ट आपने दी हुई हैं, सब में 5 मार्क्स हैं, तो आपको ना दे पहले ये वाली लैब, लेकिन अगर आप दे देंगे तो आपका इसमें बेनिफिट है। अगर आपके इसमें 5 मार्क्स आ जाते हैं, कंप्लीट फुल मार्क्स आते हैं, तो आपकी किसी भी लैब में अगर कम हो रहे होंगे मार्क्स तो वहाँ पर कंपलसेट हो जाएगा और वहाँ पे आपकी बेस्ट 12 सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जो 2 दिन में सबसे कम है मार्क्स वो वाली निगलेक्ट हो जाएंगी। तो ये वाली लैब जो है इसके अंदर आपकी एक सबमिशन होगी, ठीक है, और वो आपकी एज अ 14 सबमिशन हमारे पास आ जाएगी वीक 14 की, ठीक है। अच्छा ये चीज़ डिस्कस हो गई। अब ये है कि आज की लैब को हम डिस्कस करते हैं। आपकी लास्ट हमने देखी थी वीक 13 लैब 11, ठीक है। लैब 11 की थी। लैब 11 कौन सी थी आप देखें तो बिट मैनिपुलेशन, इंटीजर अर्थमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन की थी। बिट वाइज हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देखे थे, एंड और नॉट टेस्ट, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस देखे थे, ठीक है। ये शिफ्ट SHL SHR SAL SAR, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट कैरी, ठीक है। ये तमाम हमने आई थिंक कर लिए थे। ये हमने कब किए थे ये हमारी जो अभी लास्ट टाइम एक्स्ट्रा क्लास हुई थी आई थिंक सैटरडे को, उसमें हमने ये
कर लिए थे। और अब हमारी जो लैब है ये है स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स एंड एडवांस प्रोसीजर्स, इन दोनों लैब्स को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो फर्स्ट टॉपिक ही है, जो कि है स्टैक पैरामीटर्स, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो पहली ये है, हम लोग प्रीवियसली ये चीज़ पढ़ते आ चुके हैं कि आपके पास स्टैक मेमोरी क्या होती है। आप लोगों को पता है स्टैक मेमोरी के अंदर आइदर आप पुश करते हैं वैल्यूज़ को और पॉप करते हैं जब आपको वो डिलीट करवानी होती है, ठीक है। अटेंडेंस अभी हम लोग लास्ट में इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। और चूँकि टाइम हमारे पास वैसे ही शॉर्ट है तो ये ना हो गया सारा टाइम अटेंडेंस में निकल जाए, अटेंडेंस हम लास्ट में मार्क करते हैं। और स्टैक मेमोरी आप लोग को क्योंकि पता है कि हमने लास्ट प्रीवियस स्टेप में भी देखी है कि स्टैक आपने दो तरह के देखे हैं। एक तो जनरल पर्पज़ आपने स्टैक परफॉर्म किया था जिसमें आपके पास दो फंक्शंस थे, लीफो परफॉर्म हो रहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, पुश एंड पॉप का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें आप वैल्यूज़ को आइदर पुश करते हैं वैल्यू स्टोर कराने के लिए और डिलीट या फिर रिकवर करने के लिए स्टैक 0 से पॉप करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने स्टैक डिस्कस किया था वो था FPU यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आपके पास स्टोर होती हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जब स्टोर होती हैं तो वहाँ हम पुश एंड पॉप नहीं करते, पुश एंड पॉप की बजाय हम FLD और FSTP का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को याद आ गई। तो यहाँ पर स्टैक मेमोरी से ही रिलेटेड इसका मतलब काम हो रहा होगा। अच्छा, एंड इट्स पैरामीटर्स, अब इसमें बताया हुआ है कि पैरामीटर्स का इसमें काम हो रहा होगा एंड एडवांस प्रोसीजर्स। अच्छा, एडवांस प्रोसीजर से क्या हो रहा था, प्रोसीजर्स आप लोगों ने पढ़ी थी एक लैब प्रीवियस कि जिसके अंदर आपने देखा था कि हम प्रोसीजर जैसे कि प्री डिफाइंड प्रोसीजर होते हैं जैसे कि मेन प्रोसीजर, और इन तमाम को छोड़ के हम अपना डिफाइन भी कर सकते हैं प्रोसीजर जिसकी मदद से हम कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स को परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। जिसका सिंटेक्स क्या था हमारे पास, अगर हम देखें हमारे पास ये प्रोसीजर वाली लैब थी, यहाँ हमने देखा था कि इसका मेन बेसिक सिंटेक्स क्या था, प्रोसीजर नेम यानी कि उसका हेडिंग, उसके अंदर आप उसका नेम डिफाइन कर देते हैं और फिर प्रोसीजर की बॉडी आप डिफाइन करते हैं। प्रोसीजर नेम के अंदर प्रोसीजर नेम और आगे कीवर्ड प्रॉप लिखते हैं आप, जैसे मेन प्रोसीजर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप उसके अंदर नीचे उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, जो भी आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कराने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्टैक, जो भी आपने परफॉर्म कराना है। बाकी आगे रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न क्या करता है, जो भी यहाँ वैल्यूज परफॉर्म हो रही है, जो रजिस्टर के अंदर आउटपुट आ रहा है उसको रिटर्न करता है। और आप में एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम और एंड पी यानी कि एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर को कॉल करवाना होता है, हम कॉल का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉल और आगे प्रोसीजर नहीं, तो वो प्रोसीजर कॉल हो जाता है और उसमें तमाम इंस्ट्रक्शन रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये तो था एक बेसिक प्रोसीजर, उसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, दो रजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे एज अ स्टैक पैरामीटर्स, एज अ प्रोसीजर के पैरामीटर्स के तौर पे हम स्टैक कह रहा हूँ, प्रोसीजर के पैरामीटर्स के तौर पे हम रजिस्टर्स को इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि एडिशन परफॉर्म हो रहा था। यहाँ एडिशन का एक प्रोसीजर क्रिएट किया था, सिंपल प्रोसीजर था, ये कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, EAX, EBX ऐड हो रहे हैं, यानी ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू, जनरल पर्पज रजिस्टर यूज हो रहे हैं। अभी जो हम काम कर रहे होंगे वो डिफरेंट होगा, प्रोसीजर तो क्रिएट करेंगे लेकिन उसमें जनरल पर्पज रजिस्टर एज अ पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, क्या है वो अभी देखते हैं। तो ये तो एक सिंपल हमारा प्रोसीजर था। फिर हमने देखा था नेस्टेड प्रोसीजर, जिसके अंदर हमने मल्टीपल देखा था कि सब रूटीन्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था प्रॉपर पूरा पिक्टोरिकल इलस्ट्रेशन के साथ। कि हम सब रूटीन्स में क्या होता है कि एक सब रूटीन के अंदर दूसरी सब रूटीन कॉल हो सकती है, उसमें थर्ड कॉल हो सकती है, उसमें फोर्थ कॉल हो सकती है, और जब लास्ट वाली कॉल होगी तो वो तमाम के रजिस्टर की वैल्यूज़ के ऊपर के अंदर चेंजिंग आ रही होगी उसकी वजह से। तो ये हमने मल्टीपल यानी नेस्टेड प्रोसीजर बात की थी, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी। फिर हमने ये एक नेस्टेड लूप की एग्जांपल की, वो हमने समझते हुए देखा था कि ये किस तरीके से नेस्टेड प्रोसीजर की तरह काम कर रही होगी, जिसमें हमने पहले ECX की जो काउंटर की वैल्यू है वो, जबकि नेस्टेड लूप है तो इसलिए हमने उस काउंटर की वैल्यू को पहले रजिस्टर से स्टैक में पुश करवा दिया था ताकि हमारी ये वैल्यू ओवरराइट ना हो जाए जब हम नेक्स्ट लूप परफॉर्म करें। और ऐसा ही हुआ, जब हमने नेक्स्ट लूप परफॉर्म किया तो ECX की वैल्यू 100 से 20 पे ओवरराइट हो गई।
जब वो लूप एंड हुआ तो हमने जो वैल्यू ECX पुश करवाई थी उसको दोबारा पॉप करवा दिया। तो ये इंस्ट्रक्शन हमने परफॉर्म किया था। अब आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हमने देख लिया ना, अब आ जाते हैं आज की लाइव व्यू पर। ठीक है, आज की लाइव आपको क्या कह रही है ये भी देख लिया कि हम एडवांस प्रोसीजर्स को पढ़ रहे होंगे और स्टैक मेमोरी को पढ़ रहे होंगे। लेकिन हम एडवांस प्रोसीजर्स के अंदर क्या कर रहे होंगे, जैसे हमने प्रोसीजर्स के अंदर रजिस्टर्स को एज अ पैरामीटर पास कराया था, हम स्टैक मेमोरी को एज अ पैरामीटर पास करवा रहे होंगे अपने प्रोसीजर्स के अंदर। ठीक है, स्टैक पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं। स्टैक पैरामीटर्स के अंदर आपको क्या कहा गया है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी, और इसको यहाँ से देख भी लें कि ये क्या कहा जा रहा है। देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू द प्रोसीजर्स। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास पैरामीटर्स पास करने के, किसमें से, प्रोसीजर में से। वी कैन पास पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स और वी कैन पास देम ऑन स्टैक। जैसे भी आपने देखा लास्ट टाइम आपने एडिशन का जो प्रोसीजर क्रिएट किया था वहाँ आपने रजिस्टर्स पास करवाए थे, यहाँ पर आप स्टैक पास करवा रहे होंगे। सो फार वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ रजिस्टर्स पैरामीटर्स इन द प्रीवियस लैब। ठीक है, हमने रजिस्टर्स का क्या इस्तेमाल होता है ये प्रीवियस लैब में पढ़ चुके हैं। द इरवाइन लाइब्रेरी ऑल्सो यूजेज रजिस्टर पैरामीटर्स फॉर ए प्रोसीजर। इरवाइन जो अपने मेन प्रोसीजर और इस तरीके के प्रोसीजर्स पहले से क्रिएटेड हैं उसके अंदर स्टैक की बजाय रजिस्टर्स का इस्तेमाल करती है। ये बात बताई हुई है, क्यों करती है ये आगे लिखा हुआ है। रजिस्टर पैरामीटर्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसलिए करती है क्योंकि रजिस्टर के जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर रजिस्टर्स को एज अ पैरामीटर्स प्रोसीजर में से पास करवाया जाए तो वो ऑप्टिमाइज होते हैं, वो स्पीड प्रोवाइड करते हैं, वो एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ा देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, स्पीड की बात होती है यहाँ। ठीक है, कैसे, बिल्कुल बेसिक बात है। रजिस्टर्स क्योंकि लाइट वेट होते हैं आपके पास, यानी उसमें से आप जो भी वैल्यूज पास कराएं उसी वक्त आपके रजिस्टर की नीड के साथ फॉलो सकती हैं। लेकिन स्टैक के अंदर आपको एक एक करके पुश करना पड़ेगा, एक एक करके पॉप करना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट हो जाता है और एग्जीक्यूशन स्पीड उसमें कम हो जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर तीसरी बात क्या गिवन है, स्पीड की भी बात हो गई भाई, ये भी बता दिया कि स्पीड बढ़ जाती है अगर आप रजिस्टर इस्तेमाल करें। ये भी बताया कि इरवाइन भी अपने पास रजिस्टर ही इस्तेमाल करती है प्रोसीजर्स में। ठीक है, अच्छा, दो तरीके थे स्टैक इम्प्लीमेंट करना और रजिस्टर्स। अब स्टैक के अंदर क्या है, स्टैक आर पुश्ड ऑन द स्टैक पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक बिफोर मेकिंग द प्रोसीजर कॉल। यानी प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद प्रोसीजर की कॉल देने से पहले तमाम उसके पैरामीटर्स को हम स्टैक में पुश करवा देते हैं। ठीक है, द कॉल प्रोसीजर विल हैव टू लोकेट दिस पैरामीटर्स ऑन द स्टैक। ठीक है, अब आप एक कंसिडर करें सम ऑफ की एक प्रोसीजर की डेफिनेशन, जैसे कि हमने वहाँ पर एडिशन परफॉर्म की थी पिछली लैब के अंदर जहाँ पहले ये पढ़ रहे थे प्रोसीजर। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम सम ऑफ की एग्जांपल करेंगे। ठीक है, वही एडिशन वाला काम हो रहा होगा प्रीवियस स्टेप की तरह, और यहाँ हम उसको रीडिफाइन करेंगे। जैसे हम वहाँ पर EAX EPX एज अ पैरामीटर्स पास करवा रहे थे, यहाँ हम स्टैक को एज अ पैरामीटर्स पास करवाएंगे। ठीक है, रादर देन रजिस्टर। अच्छा, आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा हुआ। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या किया हुआ है, क्योंकि सम ऑफ नाम से आपको पता लग रहा है कि हम जितने पैरामीटर्स देंगे उन तमाम का सम हो जाएगा। यानी कि आप जितनी भी वैल्यूज स्टैक में पुश कराएंगे उनका सम हो जाएगा और एक ऐसा प्रोसीजर क्रिएटेड होगा जो वो आपके पास तमाम वैल्यूज का सम कर रहा होगा। अब हम आ जाते हैं, जब भी आप प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करेंगे और अब आपने यहाँ पर क्या करना था, पहले यहाँ पर बात लिखी थी स्टैक पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक बिफोर मेकिंग प्रोसीजर कॉल। यानी कि प्रोसीजर को कॉल करने से पहले तमाम पैरामीटर्स इसके पुश कर दिए जाते हैं। अगर हम कोड की तरफ जाएं तो यहाँ गिवन है पुश 80,000 H, यानी कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू है, पुश 60,000 H, पुश 40,000 H। अब यहाँ होता क्या है कि जब आप लीफो के ऊपर ही काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो वैल्यू पहले पुश करेंगे वो सबसे उस स्टैक के 0 पे होगी, फिर इसको पुश करेंगे तो ये स्टैक 0 पे आ जाएगी 60,000 और 80 नीचे आ जाएगी, फिर ये लास्ट में जो पुश करेंगे वो सबसे टॉप ऑफ द स्टैक होगी और तमाम बाकी नीचे होंगी। तो हम भी इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम कहते हैं इंक्लूड एयरवाइन 32 डॉट इंक्लूड। ठीक है, डॉट डेटा और कोड
मेन प्रोसीजर, एग्जिट मेन एंड प्रोसीजर और एंड। ठीक है, ये हमारा पीछे सिंटेक्स आ गया। अपनी तमाम वैल्यूज को पुश करवाएंगे। यहाँ पर क्या गिवन है, पुश 80,000 है, पुश 60,000, पुश 40,000। चलिए हम अपनी वैल्यूज को पुश करा देते हैं। हम कहते हैं पुश EAF, 10, पुश x, 20, पुश EAF, 30। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज हमने पुश करा दी। अब क्या हुआ हुआ यहाँ पर, कॉल सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ प्रोसीजर को कॉल किया हुआ, कॉल सम। कॉल सम ऑफ के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कॉल क्या कर रहा होता है, आपके प्रोसीजर को कॉल कर रहा होता है, यानी कि प्रोसीजर का नाम आप आगे देते हैं और स्टार्टिंग में उसका कॉल, यानी कि उसको कॉल करवा रहे हैं। जब कॉल किया हुआ है तो जाहिर है उसकी एक डेफिनेशन भी होगी। डेफिनेशन यहाँ पर आपको क्या कह रही है, प्रोसीजर की डेफिनेशन आपको यहाँ पर बता रही है। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी मेरी वॉइस ब्रेक हो तो आप उसी को बता दीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या गिवन है, सम ऑफ प्रोसीजर और ESP+4, ESP+8, इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये ESP+4+8 और +12 क्या है। ठीक है, हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं मूव, सॉरी, सम ऑफ प्रोसीजर के अंदर क्या आएगा, मूव EAX, ES। सर वॉइस इशू नॉट क्लियर। अच्छा, अभी क्लियर है वॉइस? जी बेटर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मूव EAX, ESI। ठीक है, अभी ESP, सॉरी, इसको अभी हम ESP क्या है, ESP+4। ठीक है, उसके बाद है ऐड कराएंगे जाहिर है दूसरी वैल्यू में, मूव EAX, SP+8, ऐड EAX, ESP+12। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही, क्या चक्कर है। अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है कि ESP, असल में रोज़ा है, मैं थोड़ा खुद भी आराम से बोल रहा हूँ, आगे और भी क्लासेज हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ऐड EAX, ESP+12। अच्छा, और यहाँ पर रिटर्न 12, ये रिटर्न 12 की क्या कहानी है, ये हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे क्लीनिंग ऑफ द स्टैक पैरामीटर्स के अंदर। ये क्या है, तो हम यहाँ पर चलें, रिटर्न की इस 12 की बजाय सिर्फ लिख देते हैं रिटर्न, और यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं सम ऑफ एंड प्रोसीजर। ठीक है, बाकी एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, अगर आप देखें तो हमारे पास आप लोगों को याद होगा, हम जब यहाँ पर वो क्या रहा है बेसिकली, ये जो चीज़ है ESP, ये क्या चीज़ हम बुक करा रहे हैं EAX के अंदर, हम यहाँ पर पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये किस,
पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, बेसिकली हम इसका एड्रेस पास करवा रहे हैं। बेसिकली ईएसपी जो है वो क्या करता है, स्टैक पॉइंटर का काम करता है। जैसे आप लोगों ने एक प्रीवियस लैब में पढ़ा था, एरेस की लैब थी यहाँ पर, इसके अंदर हम एरे के अंदर काम कर रहे थे, कंडीशनल लूप्स की जो लैब थी। यहाँ पे आप लोगों ने एक एग्जांपल की थी जहाँ आपने ईएसआई रजिस्टर को पढ़ा था। ईएसआई क्या कर रहा था, एड्रेस पॉइंटर का काम कर रहा था। एड्रेस पॉइंटर किसके लिए, एरे के लिए, एरे के एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा था ईएसआई का रजिस्टर, ये तमाम एड्रेसेस को स्टोर करता था। अब हम यहाँ पर ईएसआई के अंदर क्या कर रहे थे, ऐड ईएसआई टाइप ऑफ एरे। अब जिस भी टाइप का है एरे, तो उसकी टाइप, यानी कि इसकी अगर टाइप वर्ड है, वर्ड का मतलब है टू, टू ऐड हो जाएगा इसकी टाइप में। डी वर्ड होती तो इसकी इसमें क्या ऐड हो जाता, फोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर दिया। जैसे हम वहाँ पर ईएसआई रजिस्टर यूज कर रहे थे, ईएसआई क्या था, एरे पॉइंटर, यानी कि एरे के एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा था। जैसे इसी तरीके से स्टैक के जो एड्रेसेस हैं, स्टैक के एड्रेसेस को पॉइंट करने के लिए आप कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ईएसपी, यानी कि ईएसपी क्या है, स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर में वैल्यूज़ को आगे शिफ्ट कराने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर एड टाइप कर रहे थे, टाइप ऑफ एरे, तो टाइप क्या थी हमारे पास, फोर, क्योंकि अगर आप डी वर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या है, ई एक्स रजिस्टर। अब यहाँ आपको गिवन होगा कि आप ये है, आपको ये तो बात पता है कि सोर्स और ऑपरेंड सेम साइज के होते हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया कि स्टैक के जो एक एक एड्रेस है वो 32 बिट का है, क्योंकि ये ई एक्स होता है 32 बिट। ठीक है, जब 32 बिट है तो हम टाइप क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, +4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई एक्स अगर 30, हमने ये निबल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके अंदर कितनी निबल्स होंगी, ये इसको हम अगर कहें कि 32 बिट्स है तो ये कितनी बाइट्स के ऊपर होगा, 4 बाइट्स। एक बाइट होती है 8 बिट की, हाँ 4 बाइट्स। ठीक है, तो 4 बाइट्स का जब होगा तो हम यहाँ पर ऐड कराएंगे 4। ठीक है, और एक और बात कि हम यहाँ पे ये वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। जब आपके एड्रेसेस आगे फॉरवर्ड कराएंगे तो पहली वैल्यू जब आप मूव कराएंगे आप कहेंगे ई एस पी +4। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे, क्योंकि ई एस पी पहले क्या है, जीरो, जीरो है ना, जब आप उसमें +4 करेंगे तो वो +4 के तमाम एड्रेसेस स्टोर कर देगा। फिर आप जब नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई एस पी +8, फिर लास्ट वैल्यू आप पुट करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई एस पी +12। ठीक है, तो ये वैल्यू करेगी ग्रो एक तरीके से। अब आप यहाँ पर अगर देखें, हमने क्या किया है, ई एक्स ई एस पी +4। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू के लिए, फिर ये ई एस पी +8, इसको हम फैक्टोरिकली भी देख सकते हैं अगर हम यहाँ कहें, जैसे हमारे पास यहाँ पर अब इन तमाम वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए अगर हम पास बाय रेफरेंस करेंगे तो हमें कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ई एस आई। ठीक है, ई एस आई रजिस्टर। और यहाँ अगर हम करेंगे क्या चीज़, अगर हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें स्टैक पॉइंटर ये क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीन वैल्यूज हमने दी है ना, पहली वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारी वैल्यूज हैं, हमने क्या क्या दी है, 10 20 30 ना, तो जब हम पुश कराएंगे तो सबसे पहली वैल्यू जाएगी 10 यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद जब हम 20 कराएंगे तो 10 यहाँ आ जाएगी, 20 यहाँ, 20 जब हम 30 कराएंगे तो 30 सबसे ऊपर, फिर नीचे 20, फिर 10, तो हम उसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ आ गई 10
20 30, ठीक है। और हमें जब एक्सेस करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर एड्रेस किस तरह से करेंगे, ई एस, जब ई एस पी प्लस इसको एक्सेस करना होगा तो ई एस पी प्लस 8, इसको एक्सेस करना होगा तो हम कहेंगे ई एस पी प्लस 4, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर मैं ये लिख भी देता हूँ, ई एस पी क्या कर रहा है आपके पास, रिटर्न ई एस पी रिटर्न्स दी एड्रेसेस, ठीक है, एड्रेस रिटर्न करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका वर्क हो रहा होगा परफॉर्म, ई एस पी प्लस 12, ई एस पी प्लस 4। अब अगर आ जाएँ यहाँ पर इसको हमने देख लिया कि ये तमाम एड्रेसेस आप किस तरीके से कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें द पैरामीटर्स किस तरह एड्रेसेस के ऊपर आएंगे, ई एस पी प्लस 4, ई एस पी प्लस 8 एंड ई एस पी प्लस 12। बस आपने इसको याद रखना है, ई एस पी जो है वो आपका स्टैक पॉइंटर का काम कर रहा है और ई एस आई जो है वो आपके पास किसके लिए काम करता है, ये आपके पास। अच्छा, ये भी एक बात जो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब अगर अभी हम यहाँ पर एक सिंपल प्रोसीजर क्रिएट करें, अगर हम कोई नेस्टेड या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, वैसे ही ई सी एक्स की तरह इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ई एस पी की, इसके एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ परफॉर्म होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, रिकॉल्स दैट द स्टैक ग्रोथ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लोअर एड्रेसेस, यानी कि अगर आप देखें तो ग्रोथ हो रही है ना, 4 है, 8 है, 4 के बाद 4 प्लस हुआ यानी कि 4 बिट्स, फिर प्लस 4 बिट्स 8, 8 प्लस 4 12, तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ हो रही है डाउनवर्ड्स। अगर आप स्टैक के अंदर तमाम वैल्यूज, 3 वैल्यूज सेट हो गई हैं तो डाउनवर्ड्स हो रही है, यानी 12, 8 और 4, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ स्टैक ग्रोथ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लोअर एड्रेसेस, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको अगर रन करके देखें, अच्छा यहाँ एक और चीज़ गिवन है, रिटर्न 12, हमने यहाँ दिया रिटर्न। अभी 12 वाली कहानी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ क्या है। फिर सम ऑफ एंड प्रोसीजर, इसको आपने एंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ, अच्छा यहाँ हमने पुश जो कराया है, ये आप लोग अभी ले जाए, ये इस तरह कुछ नहीं होता स्टैक में, हम कहते हैं मूव ई ए एक्स 10 पुश ई एक्स, मूव ई ए एक्स 20 push EAX, move EAX, 30 push EAX, ठीक है। इस तरीके से परफॉर्म होगा। ये तमाम वैल्यूज आपने पुश करवा दी, 10, 20 और 30, बाद आपने पहली वैल्यू को मूव कर ऐड करवाई, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू ऐड करवाई और रिटर्न कर दी, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए है, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60। हम इसको देख लेते हैं कि आंसर हमारे पास यही आता भी है कि नहीं। अच्छा, यहाँ आ रहा है प्रेस एनीथिंग टू कंटिन्यू, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, कोई एरर नहीं है लेकिन रिटर्न भी कुछ नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास अगर हमने यहाँ पर देखें तो सम ऑफ प्रोसीजर क्रिएट किया और यहाँ पर कॉल सम ऑफ भी कर दिया, लेकिन हमने कोई चीज़ राइट नहीं करवाई, नहीं रिटर्न 12 नहीं, रिटर्न 12 नहीं, रिटर्न तो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने ये प्रोसीजर, ये वाला जब रन होगा तो ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ये प्रोसीजर जब रन होगा तो ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा होगा, RET से EAX रजिस्टर, है ना। ये बात तो आप लोगों को पता है, प्रोसीजर में कोई भी रजिस्टर यूज हो तो वो आगे रिटर्न हो रहा होगा। ये नहीं पूछ रहा कि क्या रिटर्न करेगा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये रिटर्न कौन सा रजिस्टर करेगा, EAX को करेगा डायरेक्ट, तमाम वैल्यूज मूव हो रही है, ये वाली वैल्यू EAX में, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू ऐड हो रही है EAX में, फिर EAX में जो अभी तक वैल्यू आ गई है ये मूव होने के बाद और उसमें ये वाली ऐड होने के बाद, उसमें क्या ऐड हो रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आखिर में हमारे पास EAX में तमाम वैल्यूज़ का सम, जो 60 वैल्यू है ना वो है EAX में रिटर्न हुई। तो रिटर्न से क्या चीज़ रिटर्न होगी, जब मैं कहूँगा कॉल सम ऑफ, तो EAX रिटर्न होगा,
EX को सिर्फ रिटर्न तो नहीं कराना, इसको आपने कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने के लिए क्या करना होता है, कॉल राइट इंटीजर, है ना, कॉल राइट इंटीजर तो करना होता है। अब आप देखेंगे तो ये तो हो जाएगा, ये आ गया 60, ठीक है। इस तरीके से आप पास बाय रेफरेंस के थ्रू स्टैक के अंदर पैरामीटर्स जो है वो एज अ स्टैक दे सकते हैं। किसी भी प्रोसीजर के अंदर आप उसमें वैल्यूज चेंज करके देख लें, आपको ये आ जाएगा 70। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि किस तरह पुट करवाएंगे वैल्यूज, किस तरीके से आप उनके एड्रेसेस के थ्रू उसको रिटर्न कराएंगे। ESP रजिस्टर यूज कर रहे हैं स्टैक पॉइंटर का, ठीक है, और रिटर्न करा दें, ठीक है। ये हमने देख लिया कि वैल्यूज में आपकी ग्रो करती हैं काउंटर्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्लीनिंग ऑफ द स्टैक पैरामीटर्स विद रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अब आपने देखा मैंने एक दफ़ा तो रन किया तो ये सही है, परफॉर्म हो गया, लेकिन सेकंड टाइम में क्योंकि मैंने सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ था ना, तो इसने क्या किया, कुछ गार्बेज वैल्यूज आपके स्टैक के अंदर आ गई, वो सही रिटर्न नहीं हुआ, हमारे पास फील्ड में एरर आ गई। फिर मैंने रिटर्न 12 किया तो वो क्लीन हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई हुई है कि क्लीनिंग ऑफ द स्टैक पैरामीटर्स विद रिटर्न इंस्ट्रक्शन। रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा होता है, बेसिकली आपकी रिटर्न तो करता है वैल्यू, लेकिन अगर आप उसके आगे ये पैरामीटर देंगे तो ये क्या करेगा, कोई भी इसके आगे पैरामीटर दे देंगे तो ये उसको क्लीन कर देगा, क्लीन लॉजिकली करेगा, जाहिर है उसकी वैल्यूज रिमूव तो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, व्हेन पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन अप द स्टैक अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम अ प्रोसीजर। ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि स्टैक अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। जब आप स्टैक की रिटर्न करें उसको आप किस तरह करेंगे, द रिटर्न इंस्ट्रक्शन कैन स्पेसिफाई एन एक्स्ट्रा इंटीजर कांस्टेंट टू क्लीन अप द पैरामीटर्स ऑन द स्टैक। ठीक है, रिटर्न के अंदर आप सिर्फ रिटर्न नहीं करा रहे होंगे, EX वैल्यू आ गया, कोई एक्स्ट्रा इंटीजर कांस्टेंट दे देंगे जो बताएगा कि इसको किस तरीके से आपने क्लीन करना है। अच्छा, अब यहाँ पर 12 गिवन है, आप 12 की बजाय मुख्तलिफ भी वैल्यू दे सकते हैं। वो किस चीज़ पे बेस कर रही होगी, वो बेस कर रही होगी यहाँ पर अगर आप देखें, in the above sum of procedure 12 bytes are pushed on the stack for 3 parameters। चूंकि हमने 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि 1, 2 और 3 थे ना, 3 के मतलब क्या है, 3 का मतलब है कि 12 बाइट्स। 12 बाइट्स कैसे, ये हमारे पास कितने बाइट्स के ऊपर आ रहा है, 4 बाइट्स, यानी कि 32 बिट का रजिस्टर है ना, तो 32 बिट हमारे पास एक के अंदर एड्रेस है, तो 32 बिट्स का एड्रेस है, उस हिसाब से 32 बिट मतलब 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स अगर हम बाइट्स के फॉर्मेट में देखें तो 3 वैल्यूज कुछ की हैं, तो 4 3 12, तो 12 अगर 4 होती तो डिफरेंट होती, 2 होती तो हम 8 करते। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 कराया है तो हमने रिटर्न 12। 12 का मतलब है 4 बाइट्स, 4 बाइट्स और 4 बाइट्स, यानी कि 12 बाइट्स। क्योंकि हमने यहाँ गिवन है in the above sum of 12 bytes are pushed on the stack for 3 parameters. The return 12 instruction is used to increment the ESP register by 12। क्या करता है, ESP रजिस्टर को के अंदर इंक्रीमेंट कर देता है बाय 12 बाइट्स इन एडिशन टू 4 बाइट्स बाय पॉपिंग द रिटर्न एड्रेस। ठीक है, रिटर्न एड्रेस को पॉप करता है और बाकी जो आपकी बाइट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट कर देता है। इस तरीके से आपका स्टैक क्लीन हो जाता है, तो वह फिर आपके पास नेक्स्ट टाइम पे एरर नहीं आता। तो ये एक थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग देख लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक सेकंड आपके पास चीज़ गिवन है सेविंग एंड रिस्टोरिंग। अच्छा, बेसिक असल कॉन्सेप्ट जो आपकी इस लैब का था ना, कि जिसमें बताया हुआ है स्टैक मेमोरी, तो ये स्टैक मेमोरी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। आपको बताया हुआ है कि एडवांस प्रोसीजर्स, एक एडवांस प्रोसीजर जैसे कि आप पहले प्रोसीजर क्रिएट कर रहे थे, अभी ऐसा प्रोसीजर क्रिएट हुआ है जहाँ पर आपके जो पैरामीटर्स हैं, एक प्रोसीजर क्रिएट हुआ है जहाँ पैरामीटर्स स्टैक के तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं।
तो ये इस एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ मुकम्मल होगी। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई है तो समझ में आपकी आज की लैब का मोटिव कंप्लीट हो गया। बेसिक इस लैब का मोटिव यही था, और बाकी जितनी है वो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपने देखी कि ये क्या क्लीनिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। बाकी सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स क्या बता रहा है कि अ प्रोसीजर माइट नीड टू यूज सम जनरल पर्पज रजिस्टर्स टू कैरी इट्स कंप्यूटेशन। सही है, हमें ये बात पता है कि आप जब भी कोई जैसे ये भी आपने यूज़ किया तो यहाँ आपने EAX वगैरह यूज़ किया, जैसे जनरल पर्पज रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। और आप पहले जो प्रोसीजर क्रिएट कर रहे थे सिंपल, वहाँ पर भी आप EAX EBX वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो जनरल पर्पज रजिस्टर आप यूज़ करेंगे फॉर इस कंप्यूटेशन टू प्रिजर्व द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर अक्रॉस अ प्रोसीजर कॉल। यानी आप प्रोसीजर के कॉल होने के टाइम तक अपने पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाए। जैसे अभी हमने प्रोसीजर्स वाली लैब की एग्जांपल में देखा था यहाँ पर कि ये क्या किया हुआ है, मूव ECX 100, ठीक है। और उसके बाद L1 के अंदर क्या हुआ, पुश ECX, पुश किया आपने जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यू को पुश करा दिया था ECX में, ECX को पुश करवा दिया था स्टैक में। स्टैक में क्यों करवाया था, रजिस्टर की वैल्यू को, ताकि कहीं ऐसा ना हो लेवल 2 के अंदर जब हम दोबारा से ECX यूज़ करें उसमें डिफरेंट वैल्यू आए तो हमारी ये वाली वैल्यू ओवरराइट ना हो जाए। ओवरराइट होने से बचाने के लिए आपने क्या किया, अपनी वैल्यू को सेव करा दिया स्टैक। और जब ये वाला लूप कंप्लीट हो गया तो आपने उस वैल्यू को जो सेव कराया था वो आपने दोबारा पॉप किया। जब लेवल 2 कॉल हुआ तो वापस 100 इसमें आई और 100 पॉप होके लेवल 2 के बाद 99 के ऊपर ये लूप चला, फिर आपने पुश करा दी। तो फिर इस तरीके से आप सेव करा सकते हैं अपनी वैल्यू। तो यही चीज़ कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर थ्योरेटिकली बताया हुआ। अगर आप देखें सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर में क्या बताया हुआ है, प्रोसीजर माइट नीड टू यूज सम जनरल पर्पस रजिस्टर्स टू कैरी इट्स कंप्यूटेशन to preserve the values of these registers across a procedure call. It is important to push their values at the beginning of the procedure, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर में आप उन तमाम जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यूज को पुश करवा दें और पॉप कर लें एट द एंड ऑफ द रजिस्टर प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, मीटिंग एंड, अच्छा मीटिंग एंड हो रही हो तो आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लें, ठीक है। और so that the caller program can be sure that none of its register values are overwritten. overwritten की बात आपको वापस आ गई ना कि overwritten हमने देखा ओवरराइट हो जाती है। तो ओवरराइट से बचाने के लिए आप क्या करें, सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर वाला काम करें। आप अपनी वैल्यूज़ को स्टैक में पुश करवा दें। इसके बाद हमारे पास ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आपके